नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस उम्मीद के साथ अपने टॉपिक के अगली कड़ी में एंट्री किया हूँ कि मेरी कल की वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम टॉपिक को कनेक्ट करते हैं और किस प्रकार से आधारशिला तैयार करते हैं किसी भी टॉपिक का एक बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो आपको मैंने कल बखूबी भूमिका बनाया था कि किस प्रकार से अकबर के शासन काल तक एक संगठित शासन व्यवस्था थी, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। 16 एक कुल की नीति के माध्यम से अकबर अपने शासन सत्ता को संचालित करता था। लेकिन अकबर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां और जहांगीर तक तो अच्छा चला, लेकिन औरंगजेब ने आते ही आते सत्ता में शरीयत की मान्यता को स्वीकार किया, अर्थात अपना व्यक्तिगत कानून, अपना व्यक्तिगत धर्म से पूरे राष्ट्र को, पूरे प्रदेश को, पूरे साम्राज्य को संचालित करने की कोशिश किया। तो ये जायज सी बात है कि जब व्यक्तिगत कानून को, जब व्यक्तिगत मान्यता को सब पर थोपने की कोशिश अगर किया जाएगा तो कोई आसानी से इसे स्वीकार नहीं करेगा, और वही हुआ जो वो नहीं चाहा। औरंगजेब ने जब शरीयत को आधार बनाया, जब गैर मुसलमानों से जजिया टैक्स लगा दिया फिर से, तब यही हुआ कि उसके साम्राज्य में विद्रोह की परिस्थितियां खड़ी हो गई और लोग अब पूरे मुगल अंपायर के लिए नहीं मरने की कोशिश किए, लोग अब अपने अपने छोटे छोटे राज्यों के लिए मरने लगे। इसलिए आपको ये बात तो कल अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए मैंने उसको एक बार बैक जा करके मैंने रिकॉल किया कि आप लोग समझने के लिए इच्छुक हैं और टॉपिक को समझने की जरूरत भी है। मैंने आपको कल मेंस ओरिएंटेड एक पॉइंट बताया था कि अगर प्रश्न ये पूछे कि 17वीं सदी के काल में आक्रमण की संभावना नगण्य थी, परंतु 18वीं सदी में नगण्य की आक्रमण की संभावनाएं प्रबल होती चली गई, कारण सहित विवेचना करें, क्या आप इसे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि 18वीं सदी के प्रारंभिक चरण में औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य में उपस्थित समस्त जनता को असंतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्कन के क्षेत्रों में मराठों ने विद्रोह करना शुरू किया, तो इधर सिखों ने विरोध करना शुरू किया, तो कहीं जाटों ने, तो कहीं राजपूतों ने विद्रोह की संभावना खड़ी हुआ। और उसका रिजल्ट अंततः मोहम्मद शाह रमीला के शासनकाल में देखने को मिलेगा, जहां छोटे छोटे राज्य उद्भव हो चुके होंगे। इसलिए आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और मैंने समझाया था कि आधुनिक भारत की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही करते हैं, और मैंने एक मोटा सा पॉइंट आपको दिया था, इसके समय तक अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय तक हम की भावना प्रबल रूप से थी, इसीलिए संगठित और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। जबकि औरंगजेब के शासन काल में आकर के शासन सत्ता अलग अलग हाथों में क्यों गई? क्योंकि इसकी पॉलिसी ही गलत थी। शरीयत की मान्यता के अनुसार कानून बनाना, इस्लाम राज्य की स्थापना करना, गैर मुस्लिमों से द्वेषपूर्ण और तुष्टीकरण की नीति के साथ शासन संचालित करना, जिसका परिणाम वही हुआ कि एक विकेंद्रीकृत शासन समाज की स्थापना हुआ, जिसमें 18वीं सदी में, आपको खुद एक बात समझ में अभी आएगा कुछ समय बाद, कि 18वीं सदी की कालक्रम को हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक के नाम से जानते हैं। अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि उत्तरवर्ती मुगल काल को हम किस वे में पढ़ेंगे? एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के रूप में पढ़ेंगे, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के रूप में पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, अर्थात अलग अलग शक्तियों के हाथ में शासन सत्ता था, कोई एक मेन पिलर बिंदु पर नहीं खड़ा हुआ था जो इसको सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सके। यह नाम मात्र के सब शासक थे। इसलिए आगे हम इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की टॉपिक का हम आरंभ करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक में आपकी प्रीलिम्स, चाहे बीओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे बिहार पीसीएस हो,
चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे एसआई हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे सुपर टेट हो, इन सभी एग्जामों का एक क्रम है, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उसमें यह कि सबसे पहले जिस कालखंड को पढ़ने जा रहे हैं उसके समस्त शासकों का एक ओवरव्यू बनाना जरूरी है, क्योंकि जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस जगह में एंट्री करना हमको, उसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू हमको देखना पड़ेगा। इसलिए अब आते हैं, बात करते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल शासक का पहला शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। इस बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से जानते हैं, शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से कब जाना जाने लगा। दूसरा शासक बनता है जहांदार शाह। कालक्रम देखिएगा 1707 से 1712। एक बात और मैं बता दूं, कालक्रम को बहुत स्पेसिफाई करके याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719। जिन जिन कालक्रमों का छोटा मोटा घटना होगा उसको हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर हम हिंट करेंगे कि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में एक युद्ध हुआ, जजायू का युद्ध। जजायू कहाँ है? आगरा के पास। और इसी के समय हुआ बीजापुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बीजापुर का युद्ध। और बीजापुर का युद्ध अपने छोटे भाई कामबख्श को पराजित करके, जब इसे छोटे भाई कामबख्श को बहादुर शाह प्रथम पराजित करता है, इसी युद्ध में उसने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लिया। तो आपको इतना बात कंठस्थ हो गया। एक मोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की, इसकी सबकी डिटेलिंग करेंगे, आप पहले हल्का फुल्का इसके बारे में जान जाए। फर्रुखसियर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया था। किसको? अंग्रेजों को। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ही अंग्रेज कंपनियां एंट्री कर चुकी थी, इसलिए शाही फरमान इनको जारी किया। कहाँ? बंगाल में। और बंगाल में क्या जारी किया? 3000 रुपये दे दो और पूरे बंगाल में करमुक्त व्यापार करो। ये था फर्रुखसियर का रोल। और यही फर्रुखसियर का वह रोल जिसमें 3000 रुपये के करमुक्त व्यापार पर बल देगा और इनको दीवानी जब अधिकार मिल जाएगा तो इस क्षेत्र में टैक्स लगाएंगे। और जब टैक्स लगाएंगे तो वहाँ आम जनता से भी टैक्स लगाएंगे। तो इन लोगों ने पहले अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में कोलकाता की किलेबंदी शुरू कर दिया, जिसे फोर्ट विलियम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। जब इसने 1717 में जब इसको शाही फरमान जारी हुआ तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में यही लोग कोलकाता की किलेबंदी शुरू कर दिए। और जब कोलकाता की किलेबंदी शुरू कर दिए तो सिराजुद्दौला ने इसे मना किया। सिराजुद्दौला के मना करने के पश्चात भी फिर से किलेबंदी शुरू किया तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता के किले पर आक्रमण कर दिया। और जब कोलकाता के किले पर आक्रमण किया तो इसी कोलकाता के किले पर आक्रमण करने के पश्चात एक इतिहास में एक नई घटना इजाद करती है, और वह घटना है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना दोस्तों याद रखिएगा, कोलकाता की किलेबंदी से संबंधित है, जो प्लासी के युद्ध का पृष्ठभूमि बनेगी। तो 1717 में सिर्फ इसने कराया। अगर ये न ये किया होता, न करमुक्त व्यापार का आदेश दिया होता, न दीवानी राइट दिया होता, तो उनको कुछ मिला ही नहीं होता। तो बाकी अब आगे बात करेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला को सिर्फ एक वजह से याद किया जाता है। इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अब देखिए आगे वाला तो याद करना और आसान हो गया। अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल। पूछ सकता है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो आसान सा प्रश्न है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भारत में जो शासन कर रहा था अहमद शाह था, तो आसान था। इसलिए इसके शासनकाल में कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नीचे आने वाले शासकों के क्रम में हम बात करें तो एक है शाह आलम द्वितीय, जिसके समय कुछ और नहीं होगा, बक्सर के युद्ध के पश्चात। देखिएगा इसका कालक्रम 1759 से 1806 मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध के पश्चात अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि करते हैं।
और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। ये सब मोटा मोटा आपको याद रखना होगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि। अकबर द्वितीय को सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, और बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति की वजह से जाना जाता है। तो एक मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू बनाया। जदयू और बीजापुर का एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे। अब देखिएगा दोस्त, ऊपर ऊपर सब प्रथम है, नीचे से सब सेकंड है। इस सेकंड वाला तो याद रहेगा, नीचे वाला सब सेकंड है, और नीचे में सब ऊपर फर्स्ट होता है, नीचे सेकंड, नीचे सेकंड। तो ये नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। पहला शासक बहादुर शाह प्रथम, दूसरा शासक जहांदार शाह, तीसरा शासक फारूक शेर। ये बीच में मैंने क्यों छोड़ा समझाता हूँ। रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला का कोई योगदान नहीं है। ये सब कुछ रोगी और तपेदिक के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इनको कोई ज्यादा नहीं, मात्र 3 से 4 महीना रहे, दोनों समाप्त हो गए। इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन कालक्रम में इनका योगदान हो सकता है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के बाद किसका आक्रमण? अहमद शाह अब्दाली का। शासक कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है इतना आपको एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने दिया, जो आपको समझ करने में आसानी पैदा करेगा। अब आते हैं एक एक शासकों को विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला शासक है दोस्त बहादुर शाह प्रथम। देखो 3 मार्च, एक एक कार्यक्रम को याद रखेंगे। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाती है। जब अहमदनगर में इसकी मृत्यु होती है तो औरंगजेब अपने जीते जी अपने पुत्रों के नाम वसीयत लिख चुका था, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य तो बड़ा था, तो अलग अलग सूबे थे। तो उन सूबे को सोचा कि मैं अपने बेटों में मैं बांट के चला जाऊं पहले ही, क्योंकि एकदम वृद्धावस्था की कगार पर खड़ा था। इसलिए जीते जी अपने पुत्रों को इसने वसीयत बांट चुका था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो इसके 3 पुत्र जिंदा थे। पहला पुत्र का नाम है मुअज्जम, दूसरे पुत्र का नाम है आजम, और तीसरे का नाम है काम बख्श। नाम कैसे याद रखेंगे? मुअज्जम, आजम, काम बख्श। याद कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, मौका से याद रखना। मौका, 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 मुअज्जम, आजम, काम बख्श, जो कि आपको आसानी देगी, क्योंकि ये मौका ही था जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो ये सब मौके की तलाश में थे। यही मौके की तलाश में 3 लोग थे, मौका, मुअज्जम, आजम एंड काम बख्श। अब देखिए, इसने 3 पुत्र जीवित थे और तीनों को अपनी वसीयत को बांटने की कोशिश किया। इस तीनों पुत्रों में क्या बांट दिया? वसीयत को बांट दिया। और वसीयत में कैसे बता? देखो, 12 सूबा प्लस दिल्ली मुअज्जम को दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि जिसके हाथ में दिल्ली रहेगी इसी से लड़ाई शुरू होगी। तो दिल्ली जिसके पास में होगी वो मजबूत होगा, और दिल्ली जिसके हाथ में होगी उसी से लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली राजधानी क्षेत्र थी। और से आजम और आगरा, दक्कन, मालवा, गुजरात, ये सारे क्षेत्र आजम को दिया। और काम बख्श, देखिए याद करने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। काम बख्श, बख्श ब है, ब वाला वर्ड सब इसी में आ रहा है, बीजापुर और हैदराबाद, इससे भी याद हो जाएगा। काम बख्श के पास ब वाला आएगा, बीजापुर और हैदराबाद। और उसके बाद 12 सूबा के साथ दिल्ली प्रांत किसको मिला? मुअज्जम को मिला। आजम को क्या मिला? अ से आजम, अ से आगरा, और आगरा के साथ छटा हुआ था मालवा, और मालवा के साथ छटा हुआ था गुजरात। आगरा, मालवा, गुजरात याद करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। शासकों का क्रम भी मैंने याद कराया, और यहाँ तक मैंने आपको बताया 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो मरने से पहले औरंगजेब ने अपने बच्चों के नाम वसीयत लिख के गया था। जब वो मरा तो उसके 3 पुत्र जीवित थे, और 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और काम बख्श, तीनों पुत्रों को वसीयत लिख के गया हुआ था कि 12 सूबा और दिल्ली का क्षेत्र मेरे बड़े बेटे मुअज्जम को जाएगा,
और आजम को आगरा, मालवा, दक्कन और गुजरात का क्षेत्र था। और मैंने इधर समझाया था कामबख्श वो वाला पूरा बीजापुर और हैदराबाद। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसके हाथ में दिल्ली होगा संघर्ष उसी से होगा, क्योंकि राजधानी जिसको मिलेगी उस राजधानी की प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। इसके पहले भाई आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि मुगल काल में, जो मुगल काल हम पढ़ते हैं ये उत्तरवर्ती मुगल काल, मुगल काल में कभी भी सत्ता के लिए संघर्ष भाइयों में नहीं हुआ। और पहली बार यहाँ सत्ता के लिए भाइयों में संघर्ष होगा, ये भाई भाई के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक उत्तराधिकार का सक्सेशंस के लिए एक युद्ध शुरू होगा और इसी को बोलते हैं उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किससे होगा, इससे होगा, किसका किससे होगा? आपको पता हो गया कि मुअज्जम से ही उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा, क्योंकि जिसके हाथ में दिल्ली उसी से संघर्ष शुरू। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले किससे युद्ध होगा? जजयू का युद्ध। और जजयू आपको पता है आगरा में है, और मैंने अभी समझाया था, और से आजम और से आगरा। आगरा किसके हाथ में थी? आजम के साथ थी। तो उत्तराधिकार के संघर्ष में सबसे पहला युद्ध होता है जाजयू का युद्ध। डेट इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि जाजयू का युद्ध किसकी किसकी बीच में हुआ, ये आ सकता है। तो मैंने अभी समझाया कि जाजयू कहाँ है। पहले तो लोकेशन आपको याद होना चाहिए। जाजयू आगरा में है। आगरा किसके पास था? आगरा आजम के पास था। तो आजम ही इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। इसलिए आजम ने जब युद्ध का बिगुल बजाया तो आजम के साथ सामने मुअज्जम खड़ा होता है, और इस जाजयू के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित किया और पराजित करके इसको धराशाही किया। जब धराशाही किया तो उसको लगा, इसका अगला भाई कामबख्श था, इसको लगा कि अरे एक तो मेरा भाई चला गया युद्ध की बीड़ा बजाते बजाते, उसको कुछ नहीं मिला, तो बचा कौन? कामबख्श। तो कामबख्श आता है, और मैंने बोला था बीजापुर किसके हाथ में था? जिसके हाथ में वो इसमें कामबख्श। इसलिए बीजापुर का युद्ध होगा, और बीजापुर का युद्ध कामबख्श बनाम मुअज्जम के बीच में होगा। जब कामबख्श और मुअज्जम के बीच में युद्ध होगा तो युद्ध में मुअज्जम जायज सी बात है जीतेगा, क्योंकि जिसके हाथ में दिल्ली है, जिसको राजधानी ही मिल गई, और राजधानी के साथ साथ इसके पास एक सेना का भी प्रकोप मिल गया, तो इसकी बदौलत तो सबको रौंद देता था। और जब रौंद दिया तो रौंदने के पश्चात एक आपको बात याद रखना होगा कि ब से बीजापुर, और ब से कामबख्श, और ब से बहादुर शाह प्रथम। याद रखिएगा, मुअज्जम ने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित करके बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से सुशोभित होता है। दोस्तों, अभी तो ये भाइयों से संघर्ष में ही उलझा था, आगे तो बहुत बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। एक बार फिर से बैकग्राउंड की तरफ ले चलते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक किसी भी बालक और बालिका को कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। भाई अगर दिक्कत आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताइएगा कि किस पोर्शन को आपको समझने में दिक्कत हुई। एक बार मैं लास्ट होते होते पूरे टॉपिक्स को एक बार फिर से बैक फ्लैश करूंगा, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बालक को कोई दिक्कत हुआ होगा। अब समझिए, आपकी एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न बन सकता है इतने तक में। अभी मैं बहादुर शाह प्रथम को शुरू नहीं किया हूँ, तो समझिएगा। पहला प्रश्न आपको मिलान करने के क्रम में आ सकता है, जाजयू का युद्ध किसके बीच में हुआ, बीजापुर का युद्ध किसके बीच में हुआ। मैंने इसको छोटा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाया। बीजापुर के युद्ध में ही बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेता है, बीजापुर के युद्ध में ही कामबख्श को पराजित करता है, और जाजयू का युद्ध आगरा के तट पर हुआ। आगरा किसके पास था? आजम के पास था। आगरा में आजम को पराजित करता है जाजयू का युद्ध। तो मिलान करने के क्रम में पूछ सकता है किसके किसके बीच में हुआ। और याद रखिए, ये सब अब इधर से कोई प्रश्न बनने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये मत सोचिएगा आपसे ये पूछेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने समझाया कि आप ये मत रटने में लग जाइएगा कि आजम के बीच में हुआ। अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी कॉन्सेप्ट है कि आगरा आजम के पास थी, तो जाजयू का युद्ध, जाजयू आगरा में है, इसलिए आगरा का युद्ध इसी के साथ होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मेकिंग करने के लिए मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ से लेकर के इतने तक, इतने पार्ट तक कहीं से भी आपको प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावना
जीरो है। जो है ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, इससे पॉसिबिलिटी 100% बनेगी। तो आते हैं बहादुर शाह प्रथम की तरफ। अब देखिएगा बहादुर शाह फर्स्ट, समझने की कोशिश करिए। यही मुअज्जम क्या बना यहाँ पर, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से उपाधि लेता है। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। औरंगजेब की नीतियों ने पूरे राष्ट्र में, पूरे साम्राज्य में इतना विद्रोह पैदा कर दिया था कि हर जगह कहीं मराठी विद्रोह कर रहे हैं, तो कहीं जाट विद्रोह कर रहे हैं, तो कहीं राजपूत विद्रोह कर रहे हैं। जब ये मर गए तो लोगों को लगा ओ माय गॉड, अब तो शरीयत का शासन स्थापित, ये तो हमारे लिए असहनीय है। तब लोगों ने कहा नहीं भाई, हम शरीयत के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे, हम खुद के शासन को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहादुर शाह प्रथम थोड़ा सा क्लेवर था अन्य शासकों की तुलना में। ये आया, अब ध्यान से सुनना, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या खड़ा हो गया, विद्रोह खड़ा हो गया, क्योंकि औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट थे और जब मर गए तो डर और सताने लगा। इसलिए इसने पहली बार मेल मिलाप की नीति का अनुसरण किया। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश अगर करूं तो इस बात को यहाँ पर समझने, इस बात को अगर आप समझ चुके होंगे तो मैं इसको मिटा दूं। आप समझिएगा ध्यान से। अगर आप थोड़ा सा इंडिया का मैप देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये है इंडिया और ये है दिल्ली, और इसी दिल्ली के आसपास क्या था, यहाँ पर राजपूत क्षेत्र था और यहाँ पर दक्कन का क्षेत्र था। अब थोड़ा सा आप मोटा मोटा समझने की कोशिश करिए। दिल्ली है, राजपूत है, दक्कन है, इन क्षेत्रों के आधार पर देखिए दिल्ली के सबसे समीप कौन थे, राजपूत। इसलिए सबसे पहले हम राजपूतों से शुरुआत करेंगे। इसको इस बात का भय था कि अगर मैं राजपूतों के विद्रोह को दबाने की कोशिश किया तो राजपूत मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। इसलिए इसने राजपूतों से हाथ बढ़ाया, प्रेम प्रसंग का, मेल मिलाप की नीति का, कि हम तो आपके विद्रोही नहीं हैं, आप मेरा साथ दे दीजिए। इसलिए राजपूतों ने इसके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, क्योंकि दिल्ली के समीप होने के कारण इसे भय था कि राजपूत कभी भी अटैक कर करके दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहली इसकी अच्छी पॉलिसी थी कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाया। इसके समक्ष चुनौतियां थी, ये सारी बड़ी बड़ी शक्तियां। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं मराठा। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ लेते हैं दोस्त। अब समझना, मराठों में औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के विद्रोह को दबाने का बहुत नेतृत्व किया। शाइस्ता खां के नेतृत्व में भेजा, तो ये सब मध्यकाल का है। अगर यही चर्चा कर देंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन आप इतना समझना, अंग्रेजों ने साहू को कैद किया हुआ था, अपने कैद किया हुआ था। और जब औरंगजेब मर गया, याद रखना दोस्तों, मुगलों के विनाश के समक्ष, विनाश के होते होते मराठे सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। अगर तो लोगों ने यह अनुमान लगाया कि अगर मुगल समाप्त हो जाएंगे तो भारत पर शासन कौन करेगा, तो सब लोगों ने कहा मराठे। लेकिन पानीपत के तृतीय में मराठे भी पारंगत हो गए। इसलिए बात वो चीज नहीं है, मराठों का उत्कर्ष जारी हो गया। मुगलों की समाप्ति के कगार, जैसे जैसे मुगल डिसेंट्रलाइज होते गए वैसे वैसे मराठे उत्कर्ष की तरफ जाने लगे। तो साहू को बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त कर दिया। क्यों किया, अब मेरी बात को समझना। जब इसने मुक्त किया, क्यों? क्योंकि मराठे विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। जब मराठों ने विद्रोह करना शुरू किया तो इसको लगा मराठे विद्रोह क्यों करेंगे, क्योंकि मराठों में आपसी शासन सत्ता की होड़ लग गई कि मैं पेशवा बनूंगा, मैं पेशवा बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। इसी क्रम में वहां विद्रोह जारी हो गया। तो इन्होंने क्या किया, उसका मौका देखा और बोला किसी समय साहू को मुक्त कर दो और ये भी जाएगा, उत्तराधिकार का संघर्ष मराठों के बीच में होने लगेगा, हम इधर बल्ले बल्ले हो जाएगा इसका। इसलिए मराठों के प्रति जो पॉलिसी थी, बड़ी समझदारी से काम किया। और सिडनी ओवेन कहा भी, सिडनी ओवेन मरने से पहले लिख के गए एक सेंटेंस कि मुगल काल का मात्र अंतिम शासक जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द निकलते हैं वह यही शासक है, बहादुर शाह फर्स्ट। तो अगली बात हम करें कि जब साहू को मुक्त कर दिया, साहू को मुक्त किसने किया, ये क्यों किया, क्योंकि मराठों ने संघर्ष जारी कर दिया इसके मरने के पश्चात। और इसने कहा, मराठों ने कहा कि मुझे दक्कन में सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दे दो।
इसने कहा ना, चौथ तो नहीं देंगे लेकिन सरदेश मुखी दे देंगे। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया तो ये आ सकता है। तो एक प्रश्न उठा, सरदेश मुखी क्या है? तो शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का कर जो सिर्फ मराठा राज्य से लिया जाता था। जहां तक मराठा का विस्तार था, सिर्फ मराठा के अंदर के लोग ही देते थे, और चौथ मराठा साम्राज्य के बाहर के लोग देते थे। तो जब मराठा साम्राज्य ये चौथ का भी अधिकार मांग रहे थे, और मराठा के क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये मराठा है, तो यहाँ अगर मराठा के अंदर लगेगा तो वो सरदेश मुखी लगेगा, और मराठा के अगर बाहर लगाएंगे किसी भी क्षेत्र से तो वो किसके लोग, वो क्या कहलाएगा? चौथ कहलाएगा। और मराठा के बाहर का क्षेत्र किसका था? मुगलों का। अर्थात ये मुगलों से क्या मांग रहे थे? चौथ मांग रहे थे। लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने कहा ना, हम आपको चौथ वसूलने का अधिकार नहीं देंगे, लेकिन आप सरदेश मुखी वसूल लो, अपने ही राष्ट्र से, अपने ही अंदर से आप वसूल लो। जो 1/4 हुआ करती थी और ये 1/10 हुआ करती थी। जो जब मराठा पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लेना कि चौथ क्यों लिया जाता था। ये जो बाहर जनता रहती थी इसको मराठा बोलते थे कि तुम्हें कोई युद्ध नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर युद्ध जैसी आक्रमण की स्थिति, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें टैक्स दो। मुगल ने कहा, बहादुर शाह प्रथम ने कहा कि तुम्हारे बाहर के राज्यों की सुरक्षा तो मेरी जिम्मेदारी है, टैक्स लेना मेरा काम है, इसलिए तुम इनसे क्यों वसूलोगे? तुम अपने राज्यों में अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी ले सकते हो, इसलिए तुम सरदेश मुखी वसूल सकते हो। तो मुझे लगता है दोस्तों मराठों के प्रति इसकी पॉलिसी समझ में आपको आ चुकी होगी कि मराठों के प्रति भी इसने साहू को मुक्त किया और मराठों को सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। मैंने सरदेश मुखी आपको समझाया, शिवाजी का एक विशेष प्रकार का टैक्स जो अपने ही राष्ट्र से, अपने ही राज्य क्षेत्र से वसूला जाता था। चौथ बाहर के राज्यों से वसूला जाता था। मराठों के बाहर के राज्यों से सुरक्षा की गारंटी के लिए लिया जाने वाला एक टैक्स था। सिख के प्रति इसकी पॉलिसी क्या थी, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जाट नेता का एक नाम था सूरजमल और चूड़ामन। जाटों के प्रति बड़ा भविष्यमुखी नीति का अनुसरण किया इसने, कि जाट के प्रति बड़ा अच्छा समझदारी से काम किया, और इसके भी प्रति, ये भी विद्रोही स्वभाव के होते थे, इसलिए जाटों के प्रति भी मेल मिलाप की नीति का अनुसरण किया। और जब सिखों के अंतिम गुरु अर्थात 10वें गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु, 10वें गुरु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब सिखों का कोई गुरु नहीं होगा, अब सिखों का कोई गुरु नहीं होगा। गुरु मतलब समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि जब मैं सिख पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जब हो जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु से पहले इसने कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात सिखों का राजनीतिक नेता बंदा बहादुर बनेगा। और ये बंदा बहादुर कश्मीर से रिलेटेड है, कश्मीर का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता है। यही बंदा बहादुर जब नेता बना पंजाब के क्षेत्रों में, जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर सिखों का राजनीतिक नेता बनता है। इसी क्रम में पंजाब में विद्रोह शुरू हो जाता है, और जब पंजाब में विद्रोह शुरू हो जाता है तो बहादुर शाह प्रथम को फिर से इस युद्ध को दबाने का मौका मिलता है। और जाट नेता चूड़ामन, याद रखिएगा, चूड़ामन के सहयोग से जिस किले को गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था, लौगढ़ का किला, इसी लौगढ़ के किले के पास इसे पराजित कर देता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसकी कुछ उपाधियां समझ में आई होंगी, इसकी कुछ पॉलिसी समझ में आपको आई होंगी। तो दोस्तों, ना ये मेंस में आएगा ना ये पीटी में आएगा, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, साहू को मुक्त और सरदेश मुखी का मराठों को अधिकार किस उत्तरवर्ती मुगल शासक ने दिया? तो वही दिया जो पहला था। अब इससे जो फैक्चुअल पॉइंटेज बनते हैं, याद रखिएगा दोस्त, चाहे बीओ हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे सुपर टेट हो, किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न बनने की 90% पॉसिबिलिटीज है तो है। जेसुआ केटलर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हिंदी व्याकरण में जब मैं हिंदी की शुरुआत करूंगा तो उसमें जेसुआ केटलर की चर्चा करूंगा कि जेसुआ केटलर कौन था, पहली व्याकरण की पुस्तक लिखने वाला। तो इस टाइप से हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर किसने कहा? शाह ए बेखबर खफी का, क्योंकि राजनीतिक से उतना ज्यादा इसको मतलब नहीं होने के कारण इसको शाह ए बेखबर खफी खाने कह दिया।
याद रखना ये पॉइंट, खफी खां ने क्या कहा, शाह ए बेग खबर कहा। इसी के समय डच शिष्टमंडल भारत में आया था, किसके नेतृत्व में, तो जेसुआ केटलर के नेतृत्व में आया था। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सिडनी ओवेन ने कहा, कौन, सिडनी ओवन ने कहा कि मुगल का अंतिम शासक है या अंतिम सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम के बारे में क्या क्या आपको फैक्ट पता चला। बहादुर शाह प्रथम के बारे में पहला फैक्ट क्या पता चला, जाजियू का युद्ध, बीजापुर का युद्ध, बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेता है। और इसके पश्चात सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर की मृत्यु, बंदा बहादुर को पराजित किसने किया, तो इसी ने किया, किसके साथ, जाट नेता चुड़ामन के साथ मिलकर के किया। साहू को उम्मीद दस्यु में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार। एक बार बैक निकाल 5 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों शासकों का क्रम पहला कौन आया, बहादुर शाह प्रथम। अब तो याद हो गया होगा, बहादुर शाह प्रथम बहुत बार नाम आ गया। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात इसके 3 पुत्र हुए, पढ़ाऊंगा, जहांदार शाह, अजीमुशान, ये सब आगे आएंगे नाम। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम कब बना, बीजापुर के युद्ध में बना। ब से बीजापुर, ब से कामबख्श को पराजित करके बना था। इतना तो इंटरलिंक होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं है, इंटरलिंकिंग है वर्ड का। फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या आया था, 1717 में फरमान जारी किया गया था, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। बंगाल में 3000 रुपये में करमुक्त व्यापार के लिए। रफी उल दर्जात और रफी उल दौला का कोई योगदान नहीं है। 3 याद हुआ। पहला कौन बना, बहादुर शाह प्रथम। दूसरा कौन बना, जहांदार शाह। तीसरा कौन बना, फर्रुखसियर। तीसरे दो नालायक थे, कौन, रफी उल दर्जात और रफी उल दौला। इसी के बाद मैंने आपको बताया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के अगले ही साल बाद किसका आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का। शासक कौन था, अहमद शाह। अहमद शाह के बाद किसका आक्रमण, कौन शासक बना, आलमगीर। सब सेकंड वाले आएंगे, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में होती है। मृत्यु के पश्चात इसके 3 पुत्र जीवित थे। तीनों पुत्रों में वसीयत को बांटना था, जिसमें 12 सूबे और दिल्ली के साथ मुअज्जम को प्राप्त हुआ और आजम को आगरा, मालवा, गुजरात और दक्कन का क्षेत्र प्राप्त हुआ और कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद का क्षेत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों जिसके पास दिल्ली होगा उसी से युद्ध की शुरुआत होगी, इसलिए मुअज्जम से सारे युद्ध लड़े जाएंगे। तो उत्तराधिकार के संघर्ष में मुअज्जम से पहली लड़ाई किसकी होगी, आगरा से। आगरा में कौन बैठा था, आजम। आगरा में क्या था, जाजियू का युद्ध। याद हुआ, जाजियू का युद्ध इनके बीच। बीजापुर में कौन बैठा था, ब से बीजापुर, ब से कामबख्श और ब से बहादुर शाह प्रथम की उपाधि। इतना आपको क्लियर हो गया और ये सारी चीज आपको समझ में आ गए होंगे। बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर किसने कहा, खफी खां ने कहा। सिडनी ओवेन ने क्या लिखा कि अंतिम मुगल सम्राट जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने किसी भी सम्राट को अच्छा सम्राट नहीं माना। और इसी के शासनकाल में एक डच शिष्टमंडल आया था, जेसुआ केटलर। तो मुझे लगता है दोस्तों एक बार पूरे टॉपिक को मैंने रिकॉल भी कराया और पूरे टॉपिक को मैंने याद भी कराया। सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार किसने दिया मराठों को, बहादुर शाह प्रथम ने। सरदेश मुखी का मतलब मैंने समझाया कि अगर ये मराठा क्षेत्र है तो मराठा क्षेत्र अगर अपने ही क्षेत्र से, अपने ही अंदर से अगर कोई भी टैक्स वसूल रहा है तो ये शिवाजी का एक विशेष प्रकार का कर, इसी को क्या बोलते थे, सरदेश मुखी 1/10 भाग। चौथ क्या होता था, मराठे क्षेत्र के बाहर के राज्य की सुरक्षा के लिए मराठों द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। अगर ये राज्य की सुरक्षा के लिए बाहर द्वारा लिया जाने वाला टैक्स ले लेता, चौथ अगर इनको दे देता, अगर चौथ की भी घोषणा कर देती, तो आप खुद सोचिए यहाँ की जनता से मराठे क्या कहते, मराठे यही कहते कि मुगल सम्राट देखो ये है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। ये बहादुर शाह प्रथम की वीरता का परिणाम था। इसने कहा कि तुम अपनी सुरक्षा करो, ये मेरी सुरक्षा की गारंटी है। तुम इन्हें यह समझाने में सफल मत हो कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, इसलिए तुम मेरा साथ दो और हम मुगलों का विनाश कर दें। इसलिए मुगलों के विनाश अगर चौथ वसूलने का अधिकार दे देता
तो मुगलों का विनाश यही संभव था। लेकिन बहादुर शाह प्रथम को इसीलिए सिडनी ओवेन ने कहा कि अंतिम मुगल सम्राट जिसके बारे में कुछ अंतिम शब्द कहे जा सकते हैं। इसलिए अंतिम शब्द मैं भी आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल का नाम है टारगेट विथ इंदु ईश्वर की, इस चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने होने वाले समस्त प्रॉब्लम को आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास शेयर करने की कोशिश करिए। अगर किसी तरह का कोई भी आपका सुझाव है तो मैं उसे सहृदय स्वीकार करने की कोशिश अवश्य करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक के साथ साथ मैं या तो हिंदी या तो मैं ज्योग्राफी का सेगमेंट भी उठाऊंगा और बहुत जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास 2 वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगी। और मैं भी इसी आशा और विश्वास के साथ खड़ा हूँ कि आप भी उन सपनों को एक नई उड़ान दे सको, जिस सपनों के लिए आप घर से दूर आकर के पतली चादर पर आप पूरी रात बिताते हो। इस बात का कष्ट सबको रहता है। तो दोस्तों, सफल होने के लिए एक बात याद रखना, मैं अंत में एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, बस एक चीज को याद रखिएगा और वो पॉइंट ये है कि विवेकानंद जी ने एक बात बोला था। इसी पॉइंट को मैं यहाँ बताते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा। देखो दोस्तों, जिंदगी में 2 चीज होते हैं, एक होता है संकल्प और एक होता है विकल्प। संकल्प और विकल्प, जब संकल्प कर ही लिए हो, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ दोस्तों। एक कहानी में थोड़ा सा 2 मिनट का आपके साथ शेयर करूँ। अकबर के दरबार में 56 भोग लगे हुए थे। जब 56 भोग लगा हुआ था तो अकबर ने सबसे कहा कि चलो भोजन करते हैं पूरे दरबार वासियों से। तो उसमें बिरबल थोड़ा अजीब स्वभाव का था। बिरबल ने कहा, मिलॉर्ड वो होती तो मैं जाता। अकबर ने कहा, कौन होती तो तुम जाते, चलो पहले खाना खाते हैं। बोला कि मिलॉर्ड अगर वो होती तो मैं जाता। तो उसने कहा कि कुछ और नहीं होती, अगर मेरे अंदर भूख होती तो मैं खाता। इसलिए बिरबल माइंडेड था दोस्तों। इसलिए आपको भूख पैदा करना है किस चीज की? संकल्प की। अगर आपके पास संकल्प है तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और संकल्प करो, और संकल्प इस प्रकार से करो कि आपके समझ किसी प्रकार का विकल्प न आए। याद रखना, संकल्प के समक्ष विकल्प जब आता है तब संकल्प की हत्या होती है और विकल्प ही संकल्प बन जाता है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, विकल्प का मतलब क्या है? तैयारी के दौरान प्रेम प्रसंग या ऐसे कार्य जो आपको बाधा डालते हैं। अगर मान के चलो आप तैयारी करने के लिए आए हो किसी चीज का, या मान लो आप बीओ बनने आए हो या टीचर बनने आए हो, मान लो आप इलाहाबाद, पटना, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में आप रह करके टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो। आए थे घर से संकल्प लेकर के टीचर बनने का, लेकिन इसी दिल्ली में आपने प्रेम प्रसंग कर लिया और कुछ दिन के बाद आपने इस टीचर शब्द को भूल गया और आपको लगा कि मेरी ये प्रेमिका ही मुझे मिल जाती तो मैं सब कुछ कर लेता। इसलिए इस संकल्प की आपने हत्या किया और इस विकल्प को ही आप यहाँ क्या बना लिए? संकल्प बना लिए कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे पहले ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। इसलिए प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी होती है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे एक वादा करूंगा कि संकल्प के सामने विकल्प मत आने दीजिएगा, नहीं तो संकल्प की हत्या हो जाएगी और विकल्प ही संकल्प बन जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से कहूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य कीजिएगा। अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा आप अवश्य कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मैं आपके लिए जितना बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ करने की भरपूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।